बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज वाले क्लास में हम लोग 12th का एक चैप्टर स्टार्ट करें, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके पहले आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और गॉसेस लॉ, है ना। और अभी तक जो आप पढ़ रहे थे, अभी तक आप जो कुछ भी पढ़ रहे थे, ठीक, वो पढ़ रहे थे आप सीधा सीधा मतलब ये समझे कि चार्ज एट रेस्ट की बात किया कर रहे थे, ठीक। यानी चार्ज जब रेस्ट में होगा तो क्या डेवलप हो रहा होगा, क्लियर। और अब हम लोग पढ़ना शुरू करें चार्ज एट मोशन, यानी फ्लो ऑफ चार्ज, क्लियर ना, ठीक है। और इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट था वो भी आपको ध्यान रहना चाहिए, सही है ना, क्लियर। सीधा सा कि क्या इंपॉर्टेंट था याद करो, तुम लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, रेट फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, यही था ना, ठीक है। कि हम लोगों ने 10th में पढ़ा था रेट फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ठीक है। तो करंट कैसे आया था? करंट तब आया था जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पढ़े होंगे ये बात, नॉर्मल बिल्कुल 10th वाला ओवरव्यू, कोई नई चीजें नहीं है, क्लियर। हाँ, जेन्युइन बात है कि हम जब इससे आगे बढ़ेंगे, क्या कहते हैं, 10th से 11th में आए तो कुछ चीजें सीखे, 11th से 12th में आएंगे तो फिर कुछ चीजें सीखेंगे, है ना। तो कुछ ना कुछ आउटकम तो आएगा 11th और 12th का कॉन्सेप्चुअली, ठीक। लेकिन बेसिक फंडामेंटल के तौर पे वही सारी चीजें हैं जो पहले से पढ़ रखे थे, ये नहीं कि कोई एक्स्ट्रा कुछ अलग से काम करना है, ठीक। 10th की चीजों को रिकॉल करना है, पहला वाला लेक्चर तो लगभग वही होगा, है ना, कि 10th की चीजों में आपने कितनी सारी चीजें बातें पढ़ी है। हाँ, लैंग्वेज थोड़ा एडवांस होता चला जाएगा, क्या जो बोले क्लियर है, ठीक। कि अब 10th वाला लैंग्वेज नहीं, वो रट्टा मार वाला लैंग्वेज नहीं कि रट लिए काम हो जाएगा, नहीं, लॉजिक के साथ, ठीक है, क्लियर। तो आगे बढ़े, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लिखेंगे इसमें सीधा सीधा कि दैट इज द टाइम रेट ऑफ, या पहला स्टार्ट करें करंट से, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, the time rate of flow of charge is called current, ठीक है। time rate of flow of charge is called current if charge del q is flowing through any cross section in time del t, then current will be, क्या होता, सीधा सीधा
इसे बोलोगे आई एवरेज, और ये होगा डेल क्यू बाई डेल टी। ठीक है, फॉर इंस्टैन्टेनियस करंट, फॉर इंस्टैन्टेनियस करंट क्या लिखोगे? आई लिमिट डेल टी टेंस टू 0, डेल क्यू बाई डेल टी मस्ट बी इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, बिल्कुल 10th वाली कहानी है जैसे रटते थे, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, या फ्लो ऑफ चार्ज। तो ठीक है, बेसिक्स ऐसा था, क्लियर। लेकिन एक बात आप मुझे बताएं कि दैट इज था क्या, कि ये डेल क्यू कैसे समझे डेल क्यू। ठीक है, फील करो, ऐसा कोई क्रॉस सेक्शन ले लो। ठीक है, मान लो इधर से कोई चार्ज जा रहा होगा, एनीवन। अब ये नहीं समझना कि पॉजिटिव चार्ज जा रहा होगा, मैंने बोला कोई चार्ज जा रहा होगा, क्लियर। अब लोग कसम खा लिए हैं कि हम लोग ये बोलने लगे कि हमेशा दैट इज इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। अरे कोई कसम खा के थोड़े है, रियलिटी में क्या पढ़ते हैं हम लोग? चार्ज का फ्लो। ठीक है, कोई कह के चला गया इसलिए हम मान ले रहे। समझ में आ रहा है? बेसिक यही है कि कोई कह के चला गया तो हम लोग मान ले रहे। ठीक, लेकिन रियलिटी में स्टेटमेंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक, तो किसका फ्लो? चार्ज का। चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, क्लियर ना? ठीक है, ठीक है, लोगों ने कहा है, जिसने इजाद किया जब से चला आ रहा, लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। हम लोग भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई कंसीक्वेंस नहीं है कि अब यही मान के चले, क्लियर? ठीक है, तो ये वाला पोर्शन पॉजिटिव मान ले रहे, और इधर से इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, ठीक है, चार्ज निकला होगा। क्लियर है? इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से चार्ज निकला होगा। तो चेक करो, मान लीजिए इधर से चार्ज आया Q1 और Q2। ठीक, तो रियलिटी में क्या हुआ? डेल Q का चार्ज Q1 माइनस Q2। ठीक, ये डेल Q जब फ्लो करेगा तब करंट आएगा, क्लियर है? समझ में आ रही बात? चार्ज आया और सारा का सारा निकल जाए, ठीक, तो करंट की फ्लो की बात नहीं की जाती। इस चीज का बेहद ध्यान रखना। ठीक है, कभी कभी इक्का दुक्का बार आईआईटी एडवांस ने, ठीक है, सीधा सीधा बोल रहा हूं, आईआईटी एडवांस ने आपको इस टाइप के क्वेश्चन लैंग्वेज में पूछ रखे हैं। ठीक है, आईआईटी एडवांस ने पहले जो आईआईटी हुआ करता था उसमें, ठीक है, इवन 2-3 बार तो तुम्हारा AIEEE या फिर जेईई मेन ने पूछा है, और जेईई मेन कंडक्ट होने के पहले पूछा है, क्लियर ना? इस बेसिक चीज का ध्यान रखना। Q1 आया, Q2 निकला, ठीक, यानी सीधा सीधा एक कंडक्टर है। 10th वाला चीज याद कर, बिल्कुल 10th वाला, V इक्वल टू IR पढ़ता था। V क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर जो 0 हो, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो करंट का फ्लो 0। पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं तो करंट फ्लो नहीं करता था, सही है ना? तो V इक्वल टू IR, तो सोचो पोटेंशियल V, करंट I, रेसिस्टेंस R। रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या था? हिंडर्ड द चार्ज, पढ़ा होगा 10th में, ठीक है, चार्ज की हिंड्रेंस, क्लियर? तो चार्ज की हिंड्रेंस कहने का मतलब चार्ज को रोकना नहीं होता, क्लियर है? चार्ज को के स्पीड को कुछ देर तक स्लो कर देना होता है। जितने दूर तक रेसिस्टेड है, ठीक है, उतने दूर पे हम लोग क्या सोचते हैं? चार्ज का जो मोशन है, जो वेलोसिटी है, वो धीमा पड़ गया, स्लो हो गया, क्लियर? ठीक, तो मान लो कि 1 सेकंड में इंटर किया 10 यूनिट चार्ज, मान लो 1 सेकंड में इंटर किया 10 यूनिट चार्ज, ठीक, और 1 सेकंड में निकला 8 यूनिट चार्ज। समझने के लिए
1 सेकंड में निकला, आया 10 यूनिट चार्ज, और 1 सेकंड में निकला 8 यूनिट चार्ज। ठीक, तो लोग तो समझेगा ना कि अरे यार आया 10 निकला 8, तो जो 8 निकल गया उसके कारण फ्लो, उसके कारण करंट नहीं है। ठीक, बीच में कहीं 2 है, और इधर से 10 आया निकला 8, तो बचा कितना? 2। ठीक, तो जो 2 यूनिट चार्ज है इसके कारण करंट फ्लो करेगा। रीजन क्या पढ़ा है? अगर जो चार्ज कोई गवर्न करेगा तो पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल डेवलप होगा। सही है, तो जो चार्ज 2 यूनिट है उसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। जो रुकेगा नहीं वो तो भाग गया, पोटेंशियल कैसे क्रिएट करा पाओगे यार? स्टैटिक नेचर में यही पढ़ा था ना, फील करो, स्टैटिक नेचर में यही पढ़ा था। ठीक, कि किसी पर चार्ज Q है, किसी स्फीयर पे चार्ज Q है, तो उसका पोटेंशियल क्या मानते थे? KQ/R। अरे यही था ना। ठीक है, तो एक जगह का पोटेंशियल ज्यादा, दूसरी जगह का पोटेंशियल कम, दोनों को कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिए, पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैट में, कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिए, तो चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल सिस्टम से लोअर पोटेंशियल के सिस्टम की तरफ होगा, और चार्ज तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जबकि पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। क्या जो बोले क्लियर है? सही है ना? ठीक, तो 10 8 पोटेंशियल अलग अलग। अब ये 2 यूनिट, समझ में, ये 2 यूनिट का ही फ्लो होगा जिसके कारण करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक, जो आया और सबका सब निकल जाए तुरंत फटाफट, आ रहा निकल रहा, आ रहा निकल रहा, आ रहा निकल रहा, तो करंट फ्लो उससे ना होगा। जो हिंडर्ड होगा, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, क्लियर है? करंट रियलिटी में उसके कारण होता है। क्या जो बोले क्लियर है? पक्का ना? ठीक है, चले इसे वीडियो पॉज करें और लिखें। ठीक है, चलो भाई थोड़ा जल्दी। हो गया, नेक्स्ट लिखे इसी में आगे। नोट करके पहला पॉइंट लिखें। ठीक है, लिखेंगे द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, द कन्वेंशनल डायरेक्शन of current is taken to be flow of positive charge, flow of positive charge, or in the direction of, or in the direction of electric field while conventional current direction
is opposite to the flow of negative charge. ठीक है, फुल स्टॉप। एक स्टेटमेंट और जोड़ लो, द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज इज called इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, तो चेक करें क्या था। फॉर एग्जाम्पल इस वाले पोर्शन में लैंग्वेज तो मैंने लिखा दिया, फील करो थोड़ा। ये कंडक्टर, ठीक है, कुछ ऐसा। क्लियर? अब अपने तरफ से समझो, ये कंडक्टर का ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, समझ मारा? ये कंडक्टर का पॉजिटिव प्लेट और ये कंडक्टर का नेगेटिव प्लेट। तो कंडक्टर का पॉजिटिव प्लेट हायर पोटेंशियल, कंडक्टर का नेगेटिव प्लेट लोअर पोटेंशियल। गलत तो नहीं है? ठीक है, कंडक्टर का, फिर बोल रहा हूं, कंडक्टर का पॉजिटिव प्लेट हायर पोटेंशियल, कंडक्टर का नेगेटिव प्लेट लोअर पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हायर टू लोअर, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मेरे भाई। क्लियर? और मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज ऐसा होता, ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, कुछ ऐसा। हाँ ना? क्लियर? और कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन भी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, यानी इस तरफ होगा कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन। ठीक, अब रह गई बात कि ये बात पकड़ में आना चाहिए, सही है ना? ये बात पकड़ में आना चाहिए। क्या था? क्लियर? चेक करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ, शायद गुजरे जमाने में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ, चार्ज पॉजिटिव, तो इस चार्ज पे फोर्स किस तरफ? इस तरफ। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसी ओर फोर्स लगेगा। ठीक, चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, तो जिधर फोर्स लगेगा उधर एक्सेलरेशन होगा, सही है ना? जिधर एक्सेलरेशन होगा टाइम के साथ उस तरफ वेलोसिटी होगा। ठीक, टाइम के साथ वेलोसिटी होगा यानी मोशन होगा। क्लियर? तो मोशन किस तरफ? पॉजिटिव चार्ज का इस तरफ पॉजिटिव प्लेट और इस तरफ नेगेटिव प्लेट, तो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। ठीक, करंट का फ्लो किस तरफ? पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। क्लियर लैंग्वेज? ठीक, यानी इस तरफ पॉजिटिव चार्ज का फ्लो क्यों आया, यानी कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन में ही पॉजिटिव चार्ज का फ्लो क्यों कर रहा हो। क्लियर हुई बात? ठीक है, ऑलरेडी पढ़ रखे हैं ये सब कुछ। अब वैसे ही सोचे, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं थी। क्लियर? वैसे ही सोचे, फॉर एग्जाम्पल ये पार्ट कंडक्टर का, कुछ ऐसा। फील करो, फिर से वही लैंग्वेज बोल रहा हूं। ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। पॉजिटिव प्लेट हायर पोटेंशियल, नेगेटिव प्लेट लोअर पोटेंशियल। चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यही जानते हैं। ठीक, तो पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा मेरे भाई? हाँ ना? ठीक, चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या पढ़े थे? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन इधर होगा। क्लियर हुई बात? पक्का?
अब सोचे, क्या ये वाला पोर्शन इस बार नेगेटिव चार्ज, सोचे ठीक। तो चेक करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ, तो इस पे लगने वाला फोर्स इस तरफ नहीं आया। क्लियर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के कारण। तो इधर जो फ्लो दिखेगा नेगेटिव चार्ज का, यानी इलेक्ट्रॉन का, ठीक। तो इधर से जो फ्लो कर रहा है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्लियर है ये, कोई दिक्कत? ठीक है, थोड़ा छोटा लिख दिया क्या मैंने, देख लो भाई। इस तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट। फिर से वही बात जो पहले बता रखे थे, ठीक। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ, चार्ज नेगेटिव, तो फोर्स किधर, इस तरफ, यही ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ, तो नेगेटिव चार्ज रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फोर्स किस तरफ, इस तरफ, ठीक। तो फोर्स इस तरफ, चार्ज में मास होगा, चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, पढ़े हम लोग, ठीक। तो मास होगा तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी आएगी, टाइम के साथ वेलोसिटी आएगी, ठीक। वेलोसिटी आएगी तो मोशन इस तरफ होगा। क्लियर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन होगा, और इलेक्ट्रॉनिक करंट के अपोजिट कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होगा। क्लियर, ये सब वो लॉजिक है, वो लैंग्वेजेस हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है, छोटा मोटा एग्जाम, छोटा मोटा ये क्वेश्चन है, ठीक। लेकिन हम लोग को ये सारे लैंग्वेजेस, सारी चीजें अच्छे से दिमाग में रहनी चाहिए। क्लियर, इसलिए मैं छोड़ कुछ नहीं रहा हूं, हर वो छोटा छोटा सेक्शन जो 10th से 12th को कनेक्ट कर रहा होगा, ठीक, वो सारी चीजें करा रहा हूँ। और मोस्ट प्रोबेबली पहले लेक्चर में 90%, मतलब सीधा 90% नहीं, कम से कम 40% तो 10th की चीजें आएगी ही आएगी। क्लियर है ये, ठीक, पहले लेक्चर में। चलो भाई, लिखें इसे, वीडियो पॉज करें, लिखें। अच्छा, इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस वाले पार्ट को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो, हो गया होगा। नेक्स्ट, इसी में दूसरा पॉइंट लिखे भाई, दूसरा पॉइंट लिखे, ठीक है। करंट डज नॉट ओबे, does not obey the triangle law of triangle law of vector addition। ठीक है, that is current is a scalar
क्वांटिटी, ठीक है, पढ़े भी होंगे, वो फिजिकल क्वांटिटी 11 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ठीक, कि वेक्टर क्वांटिटी वही होगा जिसका जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फुलफिल करे, ठीक। जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फुलफिल नहीं कर रहा होगा वो सेक्शन वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, वो स्केलर होगा, ठीक है। तो चेक करो, क्या फील करो जो समझा रहा हूं। मान लो ऐसा कोई सिस्टम, फील तो करना है ना, ऐसा कोई सिस्टम, और ये पार्ट इस तरफ से करंट आया होगा मे बी I1, और इस तरफ से मे बी करंट गया होगा I2, एंगल थीटा, ठीक। तो ये जब इधर से आएगा और निकलेगा तो ये जो करंट होगा वो होगा मे बी I3, और I3 की जो वैल्यू होगी वो होगा I1 प्लस I2, क्लियर। यानी नॉर्मल अलजेब्रा स्केलर की तरह जोड़ना और घटाना है, क्लियर, वेक्टर क्वांटिटी की तरह नहीं। अगर जो ये वेक्टर क्वांटिटी होता, मान लीजिए, ठीक, तो क्या होना चाहिए था, याद करो, I3 इक्वल टू, अगर जो ये वेक्टर क्वांटिटी होता तो I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर 2I1 I2 cos थीटा, पढ़ा था ना, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, क्लियर। लेकिन क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं, क्लियर। तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो ये जो लिख रहे वो इसके लिए वैलिड नहीं होगा, क्या जो बोले क्लियर है, समझ में आई बात ना, कि ये इस वाले पार्ट के लिए वैलिड नहीं होगा, ठीक। तो थोड़ा इस चीज के और इस वाले लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान रखेंगे, कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, और नॉर्मल एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, क्लियर ना। चलो भाई, फॉर एग्जांपल ऐसा एक फिगर सोचे, कुछ इस टाइप से, अब इससे करंट गया I1, इससे करंट गया होगा मे बी I2, इससे करंट गया होगा I3, यहां क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3, ठीक। अब सोचो मैंने ऐसा क्यों कराया, ठीक। मान लीजिए कि घर में कभी भी, ठीक है, घर में कभी भी जरूरत पड़ जाए कि दैट इज कहीं पर हमको बल्ब लगाना है, जब होल्डर ना हो, जरूरत पड़ जाए अचानक अचानक, ठीक, और तार छोटा हो, घर में तार छोटा हो, ठीक। तो क्या करते हैं हम लोग, वायर्स जोड़ते हैं ना, एक वायर से दूसरे वायर को जोड़ते हैं, गलत तो नहीं बोल रहे, ठीक है, एक वायर से दूसरे वायर को जोड़ करके वहां तक जहां तक आपको बल्ब लगाना है वहां तक लेके गए, ठीक। क्या एक वायर से दूसरे वायर को जो हम लोग थ्रेड किए, बांधे, जोड़े, ठीक है, क्या दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होगा, कोई गारंटी नहीं है, समझ में आ रहा बात, कि अगर जो दोनों का थ्रेड का जोड़े, ठीक, तो क्या दोनों का डायरेक्शन, सॉरी, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या सेम होगा, अलग अलग हो सकता है लेकिन करंट क्या सेम जाएगा, क्लियर है ये, ठीक। समझ में आ रही बात, कि मीनिंग ये कि और जब थ्रेडिंग कर दी है तो क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग होने पर भी करंट के वैल्यू में किसी ढंग का कोई चेंज नहीं आएगा, क्लियर है, ठीक, सीधे, समझ में आ रही बात। चलो वीडियो पॉज करो, लिखो इसे, हो गया क्या, चलो तीसरा लिखें इसमें,
तीसरा पॉइंट लिखें, ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्जेस। क्लियर है? ठीक है, इस वाले पोर्शन में पहला पॉइंट लिखें, इफ n particles each having charge q moving through cross section area through cross sectional area in time t, then current through cross section will be। ठीक है, तो चेक करो क्या बोला गया, इफ n पार्टिकल ईच हैविंग चार्ज q, सही है ना, इफ n पार्टिकल ईच हैविंग चार्ज q। ठीक है, तो करंट क्या था, सीधा स्टैंडर्ड फार्मूला तो डेल क्यू बाई डेल टी था, हाँ ना, सही है ना, स्टैंडर्ड फार्मूला तो डेल क्यू बाई डेल टी था। ठीक, तो सोचो n पार्टिकल ईच हैविंग चार्ज q, तो एक पार्टिकल का चार्ज कितना q, सही है ना, तो वैसे वैसे n पार्टिकल का चार्ज कितना n q, तो लिखे n q। ठीक, और टाइम कितना t, यही करंट होगा मेरे भाई, सही है ना, लिखो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इसी में दूसरा पॉइंट लिखें, ट्रांसलेटरी वाले पार्ट में। लिखोगे if n particle ऐसा लिखना चाहिए, if there are n particle per unit area each having
charge q each having charge q crossing a cross sectional area A per second, then current will be, ठीक, तो लैंग्वेज चेक करो थोड़ा, है ना, या करंट एसोसिएटेड विथ क्रॉस सेक्शन विल बी, क्या सही तो लैंग्वेज ये होगा, द करंट एसोसिएटेड विथ क्रॉस सेक्शन विल बी, ठीक है, तो चेक करो, स्टेटमेंट बिल्कुल साफ साफ है ना, एन पार्टिकल पर यूनिट एरिया, क्लियर, तो मान लो ये कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया था, कुछ भी, कुछ हो, ठीक है, और इधर से कोई चार्ज आ रहा था, निकल रहा था, इस वाले पार्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया, पूरा एरिया हम लोगों ने क्या मान लिया, ए, ठीक है, तो चेक करो, बोला गया देयर आर एन पार्टिकल पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर यूनिट एरिया, तो एक यूनिट एरिया में एन पार्टिकल, तो क्या लिखें, लिखते हैं यार, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, क्या होगा, फील करो, एक यूनिट में पर यूनिट एरिया में एन पार्टिकल, तो हमको कितना एरिया लिए, ए, ठीक, तो कितना हो जाएगा, एन इंटू ए, यही ना, तो इतना पार्टिकल है, अब टोटल चार्ज कर ले, टोटल चार्ज, तो एक यूनिट का चार्ज, एक यूनिट का चार्ज क्यू, तो वैसा वैसा कितना पार्टिकल, एन ए, ठीक, तो क्या लिखें, एन ए इंटू क्यू, क्लियर है, अब सोचो क्या बोला गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर सेकंड, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर सेकंड, यानी ए एरिया में 1 सेकंड में निकल जाता है, यानी यहां से यहां तक निकलने में जो टाइम ले रहा है वो कितना ले रहा है, 1 सेकंड, मैंने लैंग्वेज यही बनाया है, सही है ना, कि मैंने जो ये बनाया पर सेकंड, यानी इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करने में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 1 सेकंड, मैंने तो यही बोला, ठीक, तो मीनिंग है करंट क्या होता, करंट होता डेल क्यू डिवाइड बाय डेल टी, और टोटल चार्ज क्या है, एन क्यू ए डिवाइडेड बाई 1 सेकंड में क्रॉस किया, यानी फाइनली क्या होगा, एन क्यू ए, ठीक है, चलो भाई लिखें इसे, वीडियो पॉज करें और लिखें, हो गया, चलो इसी में तीसरा पॉइंट लिखें,
तीसरा पॉइंट लिखोगे, लिखोगे इफ देयर आर n particles per unit volume, each having charge q, each having charge q, moving इंग्लिश गलत थोड़ा यार, and moving with velocity v, then current associated with the conductor will be ठीक। तो फील करो फिगर से अच्छे से, समझ में आ रहा ना, ऐसे ही नहीं, फील करते हैं। कंडक्टर सोचे कुछ इस टाइप का, क्लियर, और इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए सोचते हैं, समझ में आ रहा। अब फर्दर कुछ ऐसा काम करे, ठीक है, क्लियर। अब सोचो यहां से यहां तक, मान लीजिए कि जैसे इस वाले पोर्शन में पॉजिटिव नहीं, कोई चार्ज है नहीं, इधर से जो चार्ज निकल रहा उसकी वेलोसिटी v है, समझ में आ रहा। जब यहां से जब चार्ज निकला और तुमने जब उसका टाइम देखा तो टाइम था t इक्वल टू टी सेकेंड, क्लियर, ठीक है। और इस वाले पोर्शन में फर्दर ये डेटा क्या था, t इक्वल टू टी प्लस डेल टी। तो फील करो यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट सफर किया होगा चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल वो क्या था, डेल-x, और ये डेटा क्या होता, v इंटू डेल टी, ठीक है। तो चेक कर, हम लोग कहां सोच रहे, हम लोग जो सोच रहे या देखना चाह रहे, ठीक, वो कुछ इस टाइप का है, इस टाइप का ये कि दैट इज, हम लोग चेक करना चाह रहे बस इतने दूर का वॉल्यूम, सही है ना, ठीक। तो चेक करें, मैं लिखूं वॉल्यूम ऑफ शेडेड रीजन, फील करो ना, वॉल्यूम ऑफ शेडेड रीजन, ठीक। तो वो क्या होता, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और डेल-x, तो a इंटू डेल-x, यानी वैल्यू क्या हो जाता भाई, a v डेल टी। मुझे तो ऐसा दिख रहा, सही है ना, कोई दिक्कत। अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन
शेडेड रीजन। ठीक, तो फील करें सभी लोग, क्या था भाई, ये तो n पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, n पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। तो मेरे पास वॉल्यूम कितना है, इतना। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना, n पार्टिकल, तो इतने वॉल्यूम में कितना, क्या n a v डेल टी होना चाहिए, सही है, क्लियर। अब टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, ठीक है, तो टोटल चार्ज क्या, सोचो एक पार्टिकल का चार्ज कितना, Q, एक पार्टिकल का चार्ज कितना, Q, तो वैसे वैसे कितने पार्टिकल, इतने पार्टिकल, तो टोटल चार्ज कितना है, N A V डेल टी, इतना तो पार्टिकल था मेरे भाई, और इनटू Q, ठीक, तो टोटल चार्ज आ गया। अब करंट क्या होता, चेक करो, क्या डेल Q बाई डेल टी लिखे, यानी N A V डेल टी इंटू Q डिवाइड बाई डेल टी मर गया, यानी ये डेटा होता N A V इंटू Q, हाँ ना, क्लियर है ये, ठीक है। लिखें इसे, वीडियो पॉज करें और लिखें, चलो भाई हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखे इस नोट में, चौथा पॉइंट, और जब भी वीडियो पॉज करने को कहूं कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं तो सामने से फ्लो में लिखता जा रहा हूं, ठीक है। वीडियो जब पॉज करने को बोलूं यानी कि आपको कंटेंट कॉपी पर लिख लेना, 12th का एग्जाम है, ठीक है, बोर्ड का पेपर है, साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी फेस करनी है, सही है ना, क्लियर। तो ये बात ध्यान रखना है कि हम लोग को अलग से एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत ना पड़े, 12th के साथ साथ ही सब कुछ की प्रैक्टिस भी हो जाए, क्लियर ना, ठीक। इसलिए मैं छोड़ कुछ नहीं रहा, सब कुछ टू दी पॉइंट, एक एक पॉइंट उठाते हुए रखते हुए, ठीक है, सब कुछ करा रहा हूं, क्लियर ना। चलिए इस वाले पोर्शन में नेक्स्ट लिखोगे चौथा पॉइंट, ड्यू टू रोटेटरी मोशन ऑफ चार्ज, ड्यू टू रोटेटरी मोशन ऑफ चार्ज, ठीक है, लिखेंगे चौथा पॉइंट, ड्यू टू रोटेटरी मोशन ऑफ चार्ज, ठीक है, इसमें लिखे इफ ए पॉइंट चार्ज Q, if a point charge Q moving in a circular orbit, having radius
स्मॉल आर एंड वेलोसिटी v, स्पीड v भी लिख सकते हैं, चलेगा। ठीक है, क्लियर? मिनट, ठीक है, स्पीड v। तो चेक करो क्या था कि इस वाले पोर्शन में देन करंट विल बी करंट विल बी, ठीक है। क्या करता, ये सर्कुलर ऑर्बिट सोचे, सही है ना। इस वाले पोर्शन में रेडियस आर, चार्ज क्यू, वेलोसिटी v, ठीक। तो इसे v वेलोसिटी से घुमा रहे, पक्का। तो चेक कर क्या लिखेंगे इस वाले पोर्शन में। पहला, टाइम टेकन बाय द चार्ज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, ठीक। टी लिखे इसे, ये डेटा क्या होगा, 2 पाई आर डिवाइड बाई वी, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई वी, क्लियर। करंट क्या हो जाता, करंट था डेल क्यू बाई डेल टी, चार्ज क्या मूव करा रहे हैं, क्यू, एक कंप्लीट रोटेशन में टाइम कितना लगा, टी, यानी ये डेटा क्या होता, क्यू 2 पाई आर डिवाइड बाई वी, ठीक। तो फील करो क्या हो जाएगा फाइनली, दिस वन क्यू वी, थोड़ा अच्छे से लिख ले, क्यू वी डिवाइड बाई 2 पाई आर, क्लियर, ठीक है। तो ये तो जनरल ओवरव्यू था कि करंट कब कैसे कैसे क्या क्या करा रहा होगा, ठीक है, एवरेज करंट वाला पार्ट, क्लियर ना। और ये भी बोल दे रहा हूं, शायद शायद, ठीक है, ये वाला पार्ट आप जो 10th में पढ़ रखे थे उसी से कमोबेश मिलता जुलता है, क्लियर ना, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें सिर्फ लैंग्वेजेस आए हैं कि अच्छा ऐसे सोचना था, पहले सिर्फ v इक्वल टू आई आर कर लिए, खुश रहे, सिर्फ हम v इक्वल टू आई आर किए और खुश रहे, ठीक। लेकिन अब कुछ लॉजिक डेवलप करनी है, कुछ काम करना, कुछ लैंग्वेज पकड़नी है, ठीक है। तो लैंग्वेज वाले पार्ट के लिए ये सभी क्वेश्चंस ध्यान रखेंगे सारे लोग, ठीक है। और आज वाले क्लास में आपका कंप्लीट ओवरव्यू, मतलब करंट कैसे कैसे होगा, ठीक है, वो सारी चीजें हो गई है ना। आप वीडियो पॉज करें और पहले लिख लें, ठीक है, लिख लिए होंगे। आज वाले क्लास में यहीं तक रहने दें, है ना। फिर नेक्स्ट अगले क्लास में हम लोग शुरू करें इसके सर्टेन कुछ एप्लीकेशन और लैंग्वेज, अभी भी लैंग्वेज ही होगा, ठीक है। चलो।